आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? एक ऐसा देश जिसके पास 25,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, जिसने हिस्ट्री में बड़े बड़े एम्पायर्स को चैलेंज किया है, जो आज टॉप 5 हाई आईक्यू नेशंस में काउंट होता है, जिसके पास एडवांस मिसाइल्स, ड्रोन, सबमरीन और एयर डिफेंस हैं। और उसी ईरान को ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। ट्यूसडे उसकी डेडलाइन बताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, या हमारी कंडीशंस मान लो या फिर कंसीक्वेंसेस के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ईरान वाकई में इस प्रेशर में आ जाएगा? क्या ऑयल प्राइसेस और ऑयल की सप्लाई स्टेबलाइज हो पाएगी? क्योंकि सारी लड़ाई तो यही रुख बदल चुकी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मोड़ ले चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब खुलेगी तभी सारी चीजें स्टेबलाइज हो पाएंगी। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी सिचुएशन को सिंपली समझेंगे। ईरान सिर्फ एक कंट्री नहीं है, एक सिविलाइजेशन है। दोस्तों, ईरान को समझने के लिए हमें उसकी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईरान का पुराना नाम पर्शिया था। जैसे साइप्रस द ग्रेट ने दुनिया का पहला बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश किया था, जो इंडिया से लेकर इजिप्ट तक फैला हुआ था। बाद में नादिर शाह ने ईरान की मिलिट्री को और स्ट्रॉन्ग बनाया। इससे हमें ये समझ में आता है कि ईरान एक ऐसा मॉडर्न नेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो समय के साथ साथ बार बार खुद को रिबिल्ड करना जानता है। और अगर आपको याद हो तो मुगलों को भी डिफीट किया था ईरान ने। याद है 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुआ था, जो हम सभी ने सोशल साइंस में पढ़ा था, जहां नादिर शाह ने मुगल एम्पायर को हरा दिया था। मुगल आर्मी नंबर्स में तो ज्यादा थी, लेकिन ईरान की स्ट्रेटेजी और एग्जीक्यूशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसी वजह से मुगल एम्पायर सिर्फ कुछ घंटों में ही कोलैप्स हो गया था। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली तक एंट्री ले ली और मुगल पावर को बहुत वीक कर दिया। ये इवेंट इंडिया के हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि इसके बाद के एक्सटर्नल पावर्स के लिए इंडिया में एंट्री लेना बहुत लाजमी हो गया था। और अब अगर यूएसए वर्सेस ईरान पर आते हैं, तो लेटेस्ट ग्लोबल स्टडीज के अकॉर्डिंग ना, ईरान का एवरेज आईक्यू जो है वो 106 के आसपास पाया गया है, जो कि अगर आपको मैं बता दूं तो लगभग टॉप 5 नेशंस में से एक है। आज भी ईरान को उन देशों में काउंट किया जाता है जहां एजुकेशन और टेक्निकल स्किल पॉपुलेशन ना काफी स्ट्रांग मानी जाती है। यहाँ पर इंजीनियर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और एक ऐसा स्ट्रांग बेस बनाकर बैठ चुके हैं ना, जो अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसी वजह से सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने अपना खुद का डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है। वहीं अगर ईरान डिफेंस पावर को देखें तो ईरान के पास एडवांस मिसाइल सिस्टम है, जो लॉन्ग रेंज और हाई प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर सकते हैं। इसके ड्रोन्स लो कॉस्ट होते हैं और काफी इफेक्टिव होते हैं। मॉडर्न वॉरफेयर में इनके रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ईरान की सबमरीन्स गल्फ रीजन में उसको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे क्रिटिकल रूट पर। साथ ही ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजीज जो है उसको यूज कर ईरान एक बहुत पावरफुल नेशन बन चुका है, जिसे वो एडवांस एयरक्राफ्ट डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर चुका है। चलिए अब करंट सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि ट्यूसडे उसकी डेडलाइन बन चुकी है, लेकिन यह भी देखा गया है कि इससे पहले भी ऐसे अल्टीमेटम्स दे दिए गए हैं। उन्होंने इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या ये रियल एक्शंस या सिग्नल है कि सिर्फ प्रेशर क्रिएट करना है, या इनकी कोई अब नई स्ट्रेटेजी बन चुकी है। चलिए अब ऐसा करते हैं, ट्रंप की वॉर साइकोलॉजी को समझते हैं। वैसे ट्रंप की स्ट्रेटेजी को समझना बहुत जरूरी है। उनकी अप्रोच अक्सर साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने के बेस पर होती है। वो शॉर्ट डेडलाइंस देते हैं, एग्रेसिव स्टेटमेंट्स करते हैं और बहुत बार गालियों का यूज भी कर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। मीडिया में उनके थ्रू एक नैरेटिव बिल्ड हो चुके हैं। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑयल के प्राइसेस में ना फ्लक्चुएशंस आ पाए, यानी कि मार्केट को वो स्टेबलाइज करने में हेल्प कर पाए। और अगर यूएस की मिलिट्री पोजीशन को देखेंगे तो अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री बेसिस को लेकर एक्टिव हो चुका है। इन बेसिस के थ्रू ईरान पर नजर रखता है और जरूरत पड़ने पर स्ट्राइक्स भी कर सकता है। लेकिन ईरान ने भी क्लियर वार्निंग दे दी है, अगर उसके स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर अटैक किया गया
तो वो उन रीजन्स को दूसरे क्रिटिकल रिसोर्सेज पर टारगेट कर सकता है। इससे पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है, जैसे कि भी हाल फिलहाल में हुआ डीसेलिनाइजेशन अटैक। ईरान की स्ट्रेटेजी असिमेट्रिक वॉरफेयर की, इसको समझना भी काफी जरूरी है, क्योंकि ईरान को ये जो अप्रोच दी गई है डायरेक्ट वॉर से थोड़ी अलग है। वो असिमेट्रिक वॉरफेयर को यूज करते हैं, जिसमें कम रिसोर्सेज को यूज करके वो मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट कर पाते हैं। इसमें मिसाइल्स, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और इनडायरेक्ट टैक्टिक्स का यूज किया जाता है। ये एक स्मार्ट और कैलकुलेटेड अप्रोच है। और अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर है, जबकि ईरान तो एक रीजनल पावर है। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि वॉर्स सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ से नहीं लड़े जाते। स्ट्रेटेजी, टाइमिंग, ग्राउंड की रियलिटीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। ईरान के पास स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री, स्किल्ड पॉपुलेशन, एडवांस डिफेंस सिस्टम और स्मार्ट स्ट्रेटेजी का एक कॉम्बिनेशन है। और इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि दो डिफरेंट स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस के बीच में हो चुका है। इसमें आपका क्या ओपिनियन है? क्या अमेरिका एक्चुअल में एक्शन लेगा या सिर्फ ये प्रेशराइज करने के ये टैक्टिक खेल रहा है? अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे डिटेल्ड, इजी एक्सप्लेन्ड वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी नीचे कमेंट्स में ये राय जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, ट्रंप वाकई में एक नया स्टेप लेने वाले हैं? क्या ये वॉर और भी एस्केलेट होने वाला है या फिर नेगोशिएशन से थम जाएगा? मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।